ओके, वेलकम बैक। मुझे ये बताएं कि इस पूरी एक्सरसाइज में यहाँ पर अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो अभी पूछ लें, ताकि जो दूसरे एक दो लोग अभी रहते हैं तो वो आ जाएं, तो फिर हम इस दौरान में सर ये जो आपने कॉन्सेप्ट दिया था ना अभी बिल्कुल लास्ट के अंदर, जब हम बैकवर्ड जा रहे थे तो उसके अंदर हमें 11 और 13 में से चूज करना था, लेकिन हमने हाईएस्ट वो चूज की थी। तो उसका रीजन क्या था? उसका रीज़न मैंने बताया भी था, मैं दोबारा बता रहा हूँ, गौर से सुन लो। उसका रीज़न ये है कि जब ये दो एक्टिविटीज हैं और यहाँ पर फिनिश है, नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर कोई एक्टिविटी शो की जाती है जहाँ पर ये दो एक्टिविटीज आके मर्ज हो रही होती हैं। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट में खास तौर पे ऐसा हुआ होगा कि ये एक अलग डिलीवरेबल होगा और ये एक अलग डिलीवरेबल होगा। इस वजह से इसको फिनिश पे जाके उसको इस तरह से फिनिश किया है। अदरवाइज ये किसी एक एक्टिविटी पे मर्ज हो रहे होते, तो अगर एक्टिविटी पे मर्ज हो रहे होते तो जो इसकी लास्ट वैल्यू होती वो यहाँ पर चली आती दोनों जगह पे। क्योंकि जब हम पीछे जाते हैं तो उसमें उसमें हम यहाँ की वैल्यूज के लिए चेक करते हैं, यहाँ की वैल्यूज के लिए चेक नहीं किया जाता, मतलब जो मर्ज हो रही है वहां पर। तो उस सूरत में अच्छा, अब चूंकि इस पूरे प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो 13 डेज बनता है, मैक्सिमम तो यही है। तो जब मैक्सिमम 13 दिन का है तो अगर हम बैकवर्ड पास में अगर 11 लेंगे, जो कि मतलब बाकी सारी एक्टिविटीज में जो लोएस्ट था उसको हमने लिया था, तो अगर हम 11 लेंगे इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो टोटल ड्यूरेशन था उसको 2 दिन कम कर दिया। तो 2 दिन कम कैसे हो सकता है जबकि उसका टोटल ड्यूरेशन ही 13 डेज का बनता था? तो दो 11 में कैसे कंप्लीट हो जाएगा? तो 11 में कंप्लीट हो नहीं सकता था। इसीलिए शायद किसी एक पिछले सेशन में एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि ये किस लिए जो है वो मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट जो है वो टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए? तो टाइम से पहले कंप्लीट होने के चांसेस बहुत रेयर हैं। मतलब पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। उसकी वजह ये होगी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने एस्टिमेट जो लगाए होंगे वो उस एस्टिमेशन में कहीं थोड़ी बहुत प्लस माइनस हुई होगी, जिसकी वजह से उसमें कोई इशू आया होगा। अदरवाइज इसका अर्ली होने का चांसेस बहुत रेयर होते हैं। डिले के चांसेस बहरहाल बता 90% ऑफ द टाइम जो है उसमें डिले की पॉसिबिलिटीज हैं। मैं उसको 90% इसलिए मतलब ये जो इनमें 90% कह रहा हूँ वो बेसिकली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहा हूँ। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में ये परसेंटेज जो है वो उसको 40 50 40 भी जो है वो बहुत ज्यादा मतलब उस अगर 40% डिले का मतलब ये कि आपको हर हाल में उसके ऊपर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो वो नॉर्मली इसको इतना डिले अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चूंकि अब वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का एक्सपोजर मेरा इतना खास है नहीं, तो इसलिए मैं इसको कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कि उसकी क्या परसेंटेज है। बट पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो 90 भी मैं कह रहा हूँ कम है। 95% ऑफ द टाइम प्रोजेक्ट इज ऑलवेज डिलेड। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ प्लानिंग नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, और अगर करती भी है तो बस वही थूक लगाओ काम चलाओ, बस ऐसा ही है हमारा। तो इस वजह से इसमें ये इशूज है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में मैंने दिया था। तो ये अच्छा, अब ये इसने ये क्या किया है, कुछ गड़बड़ होगी क्या? तो हमने कर लिया है। ये है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में ये मैंने एक सॉल्व एग्जांपल दी है, लेकिन ये सॉल्व नहीं है, बीच में यहाँ पर ये खाली है। तो इसमें आपका जो है वो जो आपका डिलेज है वो आपको यहाँ पर एंटर करने, तो उसमें कुछ भी नहीं करना है। 22 माइनस 22 एंड 19 माइनस 19, ये जीरो आ जाएगा। 18 माइनस 18, 18 माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको हम क्या कहेंगे, 18 minus 3 is not 16.
18 माइनस 3, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आया है. 18 माइनस 3 इज नॉट 16. हाउ कैन यू से दिस? आपने तो कह दिया कि क्रिस्टल क्लियर है. ये क्रिस्टल क्लियर है नहीं जितना आप समझ रहे हैं. जो पिछली स्लाइड में पिछली सेशन में जो एक स्टूडेंट ने पूछा था ना, इरहान ने शायद पूछा था, कैन वी स्टार्ट, या नुमान ने शायद पूछा था कि कैन वी स्टार्ट फ्रॉम इंस्टेड ऑफ 0, अगर हम 1 से लेके चलें. सर अस्सलाम वालेकुम, मैंने वो ये बात वो की थी कि आपने वो रिवर्स वाइज का बताया, रिवर्स में आपने बताया था ना कि इसलिए हम जो है 13 चूज करते हैं, 11 नहीं कर सकते, क्योंकि फिर जो टोटल उसका जो डिले या टोटल जो टाइम है, सुन लो वो 2 दिन का उसमें मैंने कहा. मेरी बात सुन लो. मैं वो Yes, बात sir. नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ. मैं कुछ और कह रहा हूँ. और वो और जो मैं कह रहा हूँ उसका रीजन ये है कि उसमें पूछा गया था कि हम 0 की बजाय 1 से शुरू कर सकते हैं, तो ये इसने 1 से ही शुरू किया है. लेकिन 1 + 5 इज नॉट इक्वल टू 5, इट इज 6. समझ रहे हैं? 0 + 5 इज इक्वल टू 5, लेकिन उसको 1 + Yes, 5 sir. के बावजूद उसने उसको 5 लिखा है. इसका मतलब ये हुआ कि वो ड्यूरेशन जो है वो 4 डेज का ही ले रहा है इसमें. तो वही चीज यहां पर है कि 18 माइनस 3 इज नॉट 16. 18 माइनस 3 इज इक्वल टू 15. लेकिन चूंकि 18 और 16 के दरमियान वो सिर्फ बेसिकली उसको उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं ले रहा है जिस तरह हम. इसीलिए मैंने कहा कि ये जो कंफ्यूजन है, ये अच्छा हुआ कि ये वाली एग्जांपल आ गई है. इट विल मेक मोर सेंस टू यू. आइडियली इसीलिए मैंने कहा था कि इसको 0 से शुरू करें ताकि आपको कोई इशू ही ना हो. लेकिन जब आप 1 से शुरू करते हैं तो ये प्रॉब्लम आते हैं. अब इसमें इसका जो एक्चुअली ड्यूरेशन है 5 दिन का है, तो यहाँ इसने 1 से शुरू करके इसको 5 क्यों कहा? इसलिए कि ये उस 1 जो जो डे इटसेल्फ है उसको भी तो आपने काउंट करना है. तो 1 2 3 4 5, तो 5 दिन बनते हैं. इसी तरह से जब आप 18 और 16 को काउंट करेंगे तो 16 17 18 3 दिन बनेंगे. इसलिए ये 18 माइनस 3 इज इक्वल टू 16 दे रहा है. अदरवाइज 18 माइनस 3 अगर हम यहाँ 0 रखते तो यहाँ पर हमारा 15 आना चाहिए था. इज इट क्लियर नाउ? अगर अभी नहीं है क्लियर तो दोबारा पूछ लो, मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा. नुमान साहब को तो समझ में आ गई ये बात. बाकी सारे पता नहीं मेहमान बनकर आते हैं ना, उनको कुछ ना कोई. सर रिपीट कर दिया काइंडली. सर बस काइंडली अगर हम 1 की जगह पे अगर हम 0 ले लें तो ये करेक्ट ही होगा ना सर, क्योंकि इसमें कोई इशू बिल्कुल नहीं आएगा. बिल्कुल करेक्ट होगा. मैंने इसीलिए मैंने कहा कि मैं इसको 0 से लेके इसीलिए चलना चाहता हूँ कि उसमें जो आपके ड्यूरेशन है वो बिल्कुल आपको ज्यादा उसमें हैंकी पैंकी नहीं करनी पड़ती है. इसमें मसला ये हो रहा है कि अब आप देखें, अगर आपने यहाँ 1 रखा है और अगर आप यहाँ से जब पीछे चलेंगे तो हो सकता है कि ये भूल जाए कि यहाँ मैंने 1 रखा था, तो आप इसमें 18 माइनस 3 या 15 कर देंगे, तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो 0 हो जाएगी. सो इट इज बेटर. इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे इसको 0 रख के चलने में ज्यादा आसानी लगती है. तो लेट्स 0 इज इक्वली गुड, 1 इज इक्वली गुड. क्योंकि आपको बहुत सारी, जैसे मैंने कहा था कि एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल अपने घर से नहीं लाया हूँ, ये नेट से ही मैंने उठा के इसको लगाई थी. तो उसकी वजह यही थी कि मैं ये चाहता था कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. अगर वो आपने पिछली वाली जो स्लाइड थी उसको अंडरस्टैंड सही कर लिया है तो अब आपको ये कम से कम समझ में आ गया कि यहाँ पर 0 रखना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम ये स्टुपिडिटी करें. सो अब मैं चाहूंगा कि ये जो सारे इसके जो ब्लैंक्स हैं ये अब आप खुद फिल करेंगे. मैं इसको अभी इस वक्त में करवाने की पोजीशन में नहीं हूँ. या आपने खुद इसके जो ब्लैंक्स हैं उसको फिल करना है, और बहुत ज्यादा ब्लैंक्स नहीं है. एक तो ये कि जो इसके जो फ्लोट या स्लैक है वो आपको ब्लैंक नजर आ रहा है हर एक में, और यहाँ एक एक्टिविटी एक ड्यूरेशन जो है वो मिसिंग है. तो उसने मिसिंग जो है वो इंटेंशनली रखा है, और वो जो ड्यूरेशन जो मिस कर रहा है वो, अब जैसे यहाँ से देख लें 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 आना चाहिए, ये 6 दे रहा है. व्हाट डज इट मीन? इसलिए कि अब वो 6 7 8 9 ये इन चारों को कंसीडर कर रहा है. 6 एज अ होल डे, 7 8 एंड 9 ये जो डिजिट्स लिखे हुए इन सारे दिनों को वो कैलकुलेट कर रहा है. अदरवाइज अगर हम यहाँ 0 रखते तो 9 माइनस 4 सिंपली 5 आ जाता है यहाँ पर. तो इस चीज को आपने जहन में रखना है. और यहाँ पर आपको आइडियली स्पीकिंग मुझे आप बताएं कि यहाँ पर क्या आना चाहिए. कोई भी बता दे इस वक्त.
बल्कि मैं जुबैर से कहूंगा कि जुबैर तुम बताओ कि क्या है इसका आंसर, क्योंकि तुमने अभी तक कोई पार्टिसिपेशन नहीं की है। जी जुबैर है भी या नहीं है अभी इस वक्त? जी जुबैर साहब है ही नहीं, तो मैं उससे क्या पूछूंगा। जी एजाज तुम बताओ क्या होगा। सर आप रिपीट करें जरा, सर मैंने सुना नहीं। तो मतलब हर वो सवाल जो मैं पूछूंगा तो वो तुमने नहीं सुना होगा, फिर मुझे रिपीट करना नहीं नहीं पड़ेगा। सर, नहीं नहीं सर, वो आवाज थोड़ी कट रही थी। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, यहाँ पर क्या डिजिट आएगा बताओ। सर एरो आपका नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा। मैं एच एक्टिविटी में अर्ली हाँ ठीक स्टार्ट है है। सर, इसमें जो बड़ी वैल्यू होगी ना इन नहीं दोनों। बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। बड़ी वैल्यू कहाँ से आएगी? 14 सर आएगी शायद 14। ये शायद वायद नहीं होता है, इसका मतलब ये कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या आएगा। 14 क्यों आएगी वो बता दो चलो। सर क्योंकि वो एंड मतलब स्टार्ट जहाँ से मतलब वो एंड हो रहा है ना, नहीं वो नहीं, ये 14 तुम्हारा फिर अगली। कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुमने बिल्कुल कुछ भी नहीं समझा अभी तक। सर अर्ली स्टार्ट फिर उस अर्ली एंड हो रहा है ना, वो उसका अगले बॉक्स का अर्ली एंड वो स्टार्ट होगा फिर 14। बताओ ना क्या आएगा वो, वही तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। 14 नहीं आएगा ये मुझे पता है। जी मुझे आज कॉस्ट मैनेजमेंट भी पढ़ानी है और टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास। इतना तुम सोचोगे तो फिर तो सर मेरा सर आप सर आप ही बता दें। मैं क्यों बताऊं? तुमने क्या सीखा फिर इसका मतलब अब तक? अगर मुझे ही सर बताना है एक तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, सीखने आए हो या नहीं आए हो सीखने? बिल्कुल सर वो आवाज थोड़ी कट रही थी ना, तो ये तो सही चलो तरीके से पहले मैंने आवाज कट लेक्चर। रही थी, अभी तो नहीं कट रही है ना। अभी बता दो अभी क्या मसला है। सर वो मैंने सुना नहीं ना, इसका कॉन्सेप्ट अब मुझे अभी याद बता नहीं आ दो रहा। मुझे, अभी बता दो अभी क्या आएगा। तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता है, हमने 3-4 सवाल कर लिए इस एक्सरसाइज के, और अभी भी तुम ये कह रहे हो कि जी मैंने सुना नहीं था। तो इसमें सुनने की तो बात ही नहीं है। तो सिर्फ ये कि सर तो अंडरस्टैंडिंग तो हर चीज कर सकते हैं। जी चलो अभी तुम अगली क्लास में मुझे बताना, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है सर। अब ये मैं आज की एक्टिविटी है ये मैं बता रहा हूँ, क्रैश कॉस्ट एनालिसिस। ये एक्चुअली एक्सरसाइज मतलब इसमें न्यूमेरिकल पार्ट में इसलिए ज़्यादा आपको टाइम लगा के सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग न्यूमेरिकल जो है वो उसमें तुम्हारा ख्याल है कि हमें ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। तो न्यूमेरिकल्स जो है वो मुझे नहीं पता कि ज़्यादा समझ में आता है या नहीं आता है, लेकिन हर एक को फिर भी मेरा ख्याल है कि नहीं समझ में आता है। लेकिन एज एन इंजीनियर आपको कम से कम आपकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस जो है वो बहुत हैंडी होनी चाहिए। और अगर वो हैंडी नहीं है तो इसका मतलब ये कि यू आर मिसिंग अ लॉट मेनी थिंग्स इन योर इंटायर करियर। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है। There will be one question from this part as well in your midterms and finals. Calculate the cost of crashing per unit time. The cost of crashing for most activities can be calculated relatively easy. अब ये जो ये लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली? प्रॉब्लम एक्चुअली ये है जो आपको इम्तिहान में जो दिया जाएगा वो यही चीज दी जाएगी। ये इस तरह से एक चार्ट बना हुआ होगा और क्या कैलकुलेट करना है और क्यों कैलकुलेट करना है वो अभी इसकी अगली वाली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये आपने समझने की कोशिश करनी है कि या तो ये कि वो इसी तरह वर्डिंग्स में लिखा हुआ होगा और आपने ये चार्ट खुद बनाना है, और अगर वर्डिंग में नहीं होगा तो इसी तरह से दिया हुआ होगा एंड यू हैव टू कैलकुलेट
जिस तरह से अभी मैं आगे चल के समझाऊंगा उस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है। सो इसको देखते हैं कि ये किस तरह से चलेगा। ये कोई कुछ एक्टिविटीज हैं, ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ई एफ। इसका डायग्राम बना हुआ नहीं है, लेकिन ये कुछ एक्टिविटीज हैं। इसका नॉर्मल ड्यूरेशन जो है वो 8 डेज का है, लेकिन हमें उसे क्रैश करना है। क्रैश करने का मतलब क्या हुआ कि उसके ड्यूरेशन को रिड्यूस करना है। और क्रैशिंग में जब आप रिड्यूस करते हैं तो हमेशा कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसी तरह से ये नॉर्मल ड्यूरेशन 8 डेज का था, आपने उसको क्रैश करके 6 दिनों में कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर आपके पास जो 2 दिन आपने रिड्यूस किए हैं, उसमें आपको एक कॉस्ट इनकर हुई है। वो कॉस्ट हुई है 40,000 की। नॉर्मल कॉस्ट उसकी 20,000 थी, लेकिन जो 2 दिन आपने रिड्यूस किए तो आपका वही प्रोजेक्ट, वही एक्टिविटी जो कि 20,000 में होनी थी, वो 40,000 में हो रही है। ये है क्रैश कॉस्ट एनालिसिस, कि हम जब क्रैश करते हैं किसी एक्टिविटी को तो उस पे उसकी जो कॉस्ट है उसका इम्पैक्ट कितना होता है, हम ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? अगर अभी तक कोई बात इसमें से कोई समझ में नहीं आई है तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। तो फिर अगर आ गई है तो फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। कोई भी बताने की कोशिश तो करे यार। तुम लोग बिल्कुल ही चुप करके बैठे होते हो ना, कभी जूम में बता मतलब चैट बॉक्स में भी नहीं बताते, ना बोल के बताते हो। थोड़ी सी एक्टिव होने की कोशिश करें क्लास में। सिर्फ आ रहा है सर, समझ में आ रहा है इसलिए। हाँ, जहां ऐसा लगे कि नहीं आ रहा तो यू मस्ट रेज क्वेश्चन। सवाल नहीं पूछेंगे तो मुझे ये लगेगा कि तुम लोगों को आ रहा है। यही मैंने बताया कि ये टेबल हो सकता है कि टेबल दिया हुआ हो, या मैं उसी सवाल को वर्ड्स में लिखूं इस तरह से जिस तरह ये लिखा हुआ है, या चार्ट बना हुआ होगा। तो उसको आपने देखते हुए और यही चीज मैं, हो सकता है कि मैं आपको एक नेटवर्क बनाया दूं और उसमें यही जो वैल्यूज हैं वो उसी के साथ हर एक्टिविटी के ऊपर उसको मैं लिख के दे दूं। तो फिर भी आपने अल्टीमेटली उसको इस चार्ट फॉर्म में पहले लाना है। इस चार्ट फॉर्म में आएगा तब ये आसानी से सॉल्व होगा। अगर ये चार्ट फॉर्म में नहीं आएगा तो इतने आसान नहीं होगा इसको सॉल्व करना। तो यू मस्ट नो हाउ टू convert these wordings into चार्ट फॉर्म और टेबल फॉर्म। तो अब हम इसको लेके चलते हैं कि ये किस तरह से आएगा। अब ये यहाँ पर जो ये ड्यूरेशन, ये आपका एक्चुअल सवाल था, दिस वाज योर एक्चुअल क्वेश्चन। तो यहाँ से यहाँ तक की जो सारी चीजें हैं वो एग्जैक्टली इस डायग्राम में आपको नजर आ रही हैं। इस दो को छोड़ दें, यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये एग्जैक्टली वही है जो पिछली स्लाइड में था। दोबारा मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये 38,000 है, 30,000 है। यहाँ पर भी आप देख लें कि यहाँ पर इसमें चेंज क्यों किया इसने। एक मिनट, सॉरी, यस सही है। ये नॉर्मल कॉस्ट है 38,000 और क्रैश कॉस्ट 54,000 है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा है या नहीं है। 38,000, 54,000, 30,000, 45,000, 30,000, 45,000, 18,000, 36,000, 18,000, 36,000, 25,000, 49,000, 39, sorry, 25 and 49, yes, तो 25 and 49। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा वही चार्ट है जो कि हमने पीछे से लिया है। ये चीज आपने सॉल्व करनी है। ये चीज कैसे सॉल्व होगी? बहुत आसान है, सिंपली प्लस माइनस है। कोई इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लैग्रांजेस थ्योरम या कोई ऐसी चीज नहीं लग रही है इसमें, ना प्रोबेबिलिटी लग रही है, ना आपका
स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी नहीं लग रहा, सिंपल कैलकुलेशन है, बिल्कुल प्लस माइनस वाली, जो कि एक बच्चे को भी अगर समझ में आ जाए तो एक बच्चा भी कर सकता है। तो आपने इसी चीज को देखना है। अब इसने ये कहा कि नॉर्मल कॉस्ट 20,000 थी, क्रैश कॉस्ट जो है वो 40,000 है। तो क्रैश इंक्रीज कितना हुआ, दिस माइनस दिस, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट आपको दे देगा क्रैश इंक्रीज। 40 में से 20 गया तो 20 आया, 49 में से 25 गया तो कितना आया 24,000, 36 में से 18 गया 18,000, 45,000 में से 30,000 गया 15,000, इसी तरह 54 में से 38 गया ये 16,000। ये वाला चार्ट आपको कंप्लीट हो गया। अब आप देखते हैं जी क्रैश कॉस्ट पर वीक, क्योंकि ये वीक ड्यूरेशन दिया हुआ है तो हमने पर वीक निकालना है कि क्रैश कॉस्ट कितनी हुई। क्रैश कॉस्ट पर वीक कितनी हो जाएगी, कुछ भी नहीं करना है। अब ये देखें कि ये नॉर्मल ड्यूरेशन था, क्रैश ड्यूरेशन कितना आया 6 दिन का। तो यहाँ पर आपको एक्चुअली कितने दिन का मार्जिन मिला, 2 दिन का। तो इस वाली वैल्यू को 20,000 को 2 से डिवाइड कर दें 10,000 आ जाएगा। इसमें 6 और 4 तो ये भी 2 दिन का ही है, 24 को 2 से डिवाइड किया 12,000 आ गया। ये 2 वीक्स आप क्या पूछ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। देखें ये जो ड्यूरेशन होता है ये यहाँ पे चूंकि वीक में दिया हुआ है इसलिए ये वीक होगा। यहाँ हो सकता है वो डेज में दिया हुआ हो सकता है ये मंथ में दिया हुआ हो, और चूंकि ये बहुत बड़ी फिगर है तो ईयर तो 90% ऑफ द टाइम ईयर पॉसिबल नहीं है, मंथ हो सकता है, वीक हो सकता है या डेज हो सकता है। तो लेकिन अगर ऐसा हो तो हो सकता है कि वो ईयर भी हो, अगर बहुत ही मतलब कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री होता है तो वहां पर वही यही चीज जो है वो ईयर में भी चली जाती है। जैसे हमारे यहाँ पता नहीं काला बाग डैम पिछले 40 सालों से बन रहा था तो अब वो बनाना छोड़ दिया इन्होंने। अब ये भाषा डैम और द्यामी ये जो पता नहीं मोहम्मद डैम और कौन कौन से डैम, अब इन्होंने वो कागज पे तो बन रहा है, प्रैक्टिकली पता नहीं बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हमारे यहाँ तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं इसीलिए इनको थर्ड क्लास कहा जाता है कि ये कोई काम भी जो है अपने टाइम पे नहीं करते। तो जब तक जूते ना पड़े तब तक काम नहीं करते, जब सर पे पड़ती है तब हम चीज़ों को सोचना शुरू करते हैं कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये हमारे मसाइल तो हैं। सो यहाँ पर अच्छा फिर इसी तरह से 8 में से 7 गया तो 1, और 1 को जब आप 18 से ही डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसके बाद है जी 7 में से 6 तो ये भी एक ही दिन का ड्यूरेशन बनेगा, तो 15 को डिवाइड किया 1 से तो 1 ही आएगा। इसी तरह 4 में से 3 तो फिर ये भी एक ही। तो ये भी अब आपका कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आपको सवाल यहाँ तक दिया हुआ होगा इम्तिहान में, ये और ये आपने खुद कैलकुलेट करना है, तो कोई इतना रॉकेट साइंस है नहीं। जब रॉकेट साइंस नहीं है तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ विदाउट एनी हिच। ठीक है जी। इसके बाद अगर ये इतना ही आसान होता तो फिर क्या ही बात थी। अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पर इसने कहा था कि the cost of crashing per week will therefore be this and okay. सवाल क्या किया जी, दी लास्ट कॉलम दोबारा समझा दें, दोबारा समझने वाली बात है ही नहीं। देखें आपको ये सवाल पूछने से पहले सोचना चाहिए था कि पूछा क्या जा रहा है। क्रैश कॉस्ट पर वीक, पर वीक का मतलब ये कि पर का मतलब ये है कि ये डिनोमिनेटर में आता है, तो इन दोनों का जो ड्यूरेशन, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आएगा डिनोमिनेटर में, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आएगा न्यूमरेटर में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आया था 20,000, और इस 20,000 को इस का जो डिफरेंस है उससे डिवाइड कर दिया तो ये 10,000 आ गया। इन दोनों का जो डिफरेंस था वो आ गया न्यूमरेटर में 24,000, और इन दोनों का जो डिफरेंस था वो आया 2, तो 2 से इसको डिवाइड किया 12,000 आ गया। तो इट वाज नॉट अ रॉकेट साइंस,
सो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। अब इसको आगे देखते हैं कि इसमें आगे और क्या होना है। अब ये आया कि आपकी जो क्रैश कॉस्ट पर वीक थी वो यहाँ से उठा के आपने ये पूरी की पूरी यहाँ पर लेकर आ गए। नॉर्मल ड्यूरेशन पूरा एज इट इज यहाँ पर आ गया, क्रैश ड्यूरेशन एज इट इज यहाँ पर आ गया, टाइम सेव ये आपने यहाँ पर कैलकुलेट करके दे दिया। क्यूमुलेटिव प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज, जो कॉस्ट इंक्रीज था वो कॉस्ट इंक्रीज क्या था 20,000, वो 20,000 ये रहा। क्यूमुलेटिव प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रिडक्शन, कितने दिन का हमें इसमें फायदा हुआ, 2 दिन का। तो मतलब ये हमने कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं की है, हमने इन दोनों का जो डिफरेंस था उसको हमने यहाँ पर लेकर आ गए, ठीक है। और ये जो क्यूमुलेटिव जो कह रहा है, क्यूमुलेटिव जिस तरह से आपका अपना जो जीपीए और सीजीपीए होता है, तो जीपीए होता है एक पर्टिकुलर सेमेस्टर का, और सीजीपीए जो है वो आपके हर सेमेस्टर को ग्रेजुअली जब आप ऐड करते हैं तो उसमें वो चीज़ आपको मिलती है। तो यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं किया है, nothing has been done, simply ये देखें आप, ये 2 यहाँ जो टाइम से 2 आया था, तो ये इसको -2 यहाँ पर किया, इस 2 में इस 2 को ऐड किया तो ये -4 हो गया, इस -4 में ये फिर ऐड किया 1 तो ये -5 हो गया, इसमें ऐड 1 किया -6 हो गया, ऐड 1 किया -7 हो गया। तो ये आपका क्यूमुलेटिव प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रिडक्शन आ गया आपका वीक की टर्म्स में, कि किस एक्टिविटी में कितने रिडक्शन आई। और इसी तरह से ये जो 20,000 आया था यहाँ पर, ठीक है, इस 20,000 में इस 12,000 को ऐड किया 44,000 आ गया, इस 44 में 15 ऐड किया 59 आ गया, इस 59 में 16 ऐड किया 75 आ गया, इस 75 में 18 ऐड किया ये 93 आ गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही इधर उधर आने जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस चीज को किस में से ऐड करना है, किस से डिवाइड करना है, किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स इट। ये मैंने एक एक्सरसाइज करवा दी है, इसका पूरा एनालिसिस आपको लिंक में मैंने शेयर करके दिखा दिया है, MIS पे लोड हुआ है। आपने कुछ भी नहीं करना है, उसको जाके चेक करना है थॉरोली और देखना है कि ये उसी तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसी तरह की एक एग्जाम्पल बुक में भी दी हुई है, बुक आपके पास मौजूद है जो कि आपने आज तक कभी खोल के देखी नहीं है, क्योंकि तो चांद रात में पढ़ने वाले लोग हैं, तो चांद रात में ही खोलेंगे और उस वक्त जब समझ में नहीं आएगा तो बोलेंगे कि पता नहीं क्या पढ़ाया था। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जाके आज ही इसको चेक करें, देखें कि कहाँ पर क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से सॉल्व किए हुए हैं। सवाल नहीं आता, सवाल पूछें। सवाल कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, तुम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगते हैं कि ज़रा सी एक वैल्यू भी इधर से उधर हो जाए, अगर जो क्लास में डिस्कस हुआ है उससे एक वैल्यू भी इधर से उधर हो जाए तो फौरन हाथ पैर खुल जाते हैं। इसकी वजह ये है कि चांद रात में पढ़ते हैं। अगर वो चांद रात में पढ़ने के बजाय डे 1 से साथ ले लेके चलने की आदत हो तो ये मसले नहीं होंगे। लेकिन अब मैं इसमें मजीद क्या कहूँ, इससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। सो बहरहाल दिस इज क्रैश कॉस्ट एनालिसिस। वॉर रूम का जिक्र हुआ था एक्चुअली पिछले उसमें। तो वॉर रूम जो है वो जिस तरह मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जब प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं तो जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कंटेनर रख के और उसमें लोग काम कर रहे होते हैं, या अगर कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो सबसे पहले एक छोटा सा ऑफिस बना देते हैं, तो वो बेसिकली वॉर रूम होता है। तो war room is a meeting room for the purpose of strategizing and deployment of action plans, measures on the specific intervals of project to accomplish a quick achievement milestone. Entire set of individuals responsible to deliver in this achievement milestone are available to each other to answer questions, discuss outstanding issues, and respond with swift actions. In addition, they may discuss the resources needed, such as manpower, the budget, the timeline, and possible
challenges to be faced, and what can be done about the pitfalls which may occur. To aid the entire process, valuable visual information such as budget, timetable, and project information may also be made available as charts in the war room. अब ये इसने 4 इसकी पॉइंट्स बताए कि इसमें होता क्या है. इम्तिहान में अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आएगा तो MCQs होंगे. अब जो MCQs होंगे तो उसमें सिर्फ इन चारों के ऊपर सिर्फ सवाल ये होगा कि which of the following is not included in the war room. अब ये सवाल है और इसमें से इन चारों पॉइंट में से कोई एक, बीच में से कोई एक लफ्ज जो है वो इधर उधर मिसिंग होगा या उसमें मतलब जो लिखा हुआ है उसका ऑपोजिट होगा, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है. वो आप आइडेंटिफाई कब कर सकते हैं? जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई. इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने चीज़ों को बहुत थॉरोली लेके चलना होता है. अंडरस्टैंडिंग होगी, यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरीथिंग इन नो टाइम. जिस तरह से आप लोग क्विज़ेस में प्रिपेयर करके आते हैं तो मैंने देखा है कि 10 मिनट 15 मिनट का टाइम है लेकिन लोग जो है वो 5-7 मिनट में भी सॉल्व किया है कुछ लोगों ने. मेरे पास पूरा टाइम के साथ उसमें आता है कि कितनी देर में उसने कंप्लीट किया है. तो 5-6-7 मिनट में भी आप 15 मिनट का क्विज अगर आप कर लेते हैं, इसका मतलब ये कि आइदर या तो रट के किया हो या समझ के किया हो. जो भी किया है यू डिड इट. तो चूंकि ओपन बुक का कॉन्सेप्ट यही है कि आपके सामने सब चीज़ रखी हुई है. अगर उसमें से भी अगर आप चीज़ों को देख के अगर सही नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग एट योर एंड. तो उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है. और अगर नहीं करते हैं तो अगेन आई एम सॉरी. इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा इसमें. सो दिस इज इट विद द ये जो मैंने इसमें आज हमने ये वाली जो एक्टिविटी की क्रैश कॉस्ट एनालिसिस, इसमें बेसिकली तो ये कॉस्ट का ही इशू आ रहा है. लेकिन इसमें चूंकि ड्यूरेशन के साथ का मतलब ये हुआ कि इसमें शेड्यूलिंग का भी कॉन्सेप्ट था तो इसीलिए इसको मैंने इसके साथ मर्ज करके पढ़ा दिया है. लेकिन एक्चुअली ये कॉस्ट में भी आता है और शेड्यूल मैनेजमेंट में भी आता है. इसी तरह से अब जो हम कॉस्ट मैनेजमेंट के हवाले से जो चीज़ पढ़ेंगे उसकी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको शेड्यूल मैनेजमेंट की भी इसमें नजर आएंगी. और वो क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट. सो जस्ट लुक एट इट. सबसे पहले इसने दिया है वी आर ओनली लेफ्ट विद 5-7 more minutes before your quiz starts, because your quiz will exactly start at 12:15. So I'll leave you by 12:10. So we are left with 5 to 7 minutes. तो इसमें हम बहुत ज़्यादा तो आज कंप्लीट नहीं कर सकेंगे शायद, लेकिन जितना थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लेंगे तो you have to focus on that. And we will continue in the next class from there onwards. यहाँ इसने ये कहा कि जी अर्न वैल्यू मैनेजमेंट. अर्न वैल्यू मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है? अर्न वैल्यू मैनेजमेंट ये है कि जैसे अगर आप मार्केट में जाते हैं कोई चीज़ खरीदने तो होता क्या है कि चूंकि आप बना बनाई एक चीज़ खरीद रहे हैं, जैसे आप शलवार कमीज ईद पर लेने गए तो आपने इस हाथ से पैसा दिया तो दूसरे हाथ से आपके हाथ में शलवार कमीज आ गया. तो आपको पता है कि जितना मैंने पैसा लगाया है इस कपड़े की वो वर्थ है या नहीं है. तो आपको बड़ा आसान होता है इवेलुएट करना कि जितने मैं पैसे लगा रहा हूँ उतनी ही चीज़ मुझे वापस रिटर्न में मिल रही है या नहीं मिल रही है. प्रोजेक्ट में चूंकि हमें नहीं पता होता है कि जितना पैसा मैं लगा रहा हूँ उसका आउटकम क्या होगा, सही होगा, गलत होगा, प्लस होगा, माइनस होगा. जैसे आप अपने घर पे कभी कोई पाइप लीक हो जाए तो आप किसी प्लम्बर को बुलाते हैं तो वो पहले बोल देता है कि जी मैं इतने पैसे लूँगा. अब आपको पता नहीं है कि ये काम सही करेगा या नहीं करेगा. सही करता है तो आप बड़े खुश होते हैं, गलत करता है तो अब आप उससे 10,000 लड़ाई झगड़ा करें तो कहता है कि जी इतने पैसों में तो इतना ही होगा. तो इसमें एग्जैक्टली इसी चीज़ को इवेलुएट करने के लिए अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया
है। अब ये मैंने जो प्लम्बर वाली जो मिसाल दी है वो बहुत छोटी मिसाल है समझाने के लिए, क्योंकि और ये वो एक्टिविटी है जो कि आप नॉर्मली अपने डे टू डे लिविंग में कभी ना कभी हर एक ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होता है। तो इट मेक्स मोर सेंस टू यू व्हेन यू आर टोल्ड समथिंग व्हिच you have experienced in your life. एक्चुअल जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपने बहुत सारी चीजें अभी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं की हैं, तो इसलिए आपको उस चीज को समझाने के लिए मैंने ये छोटी सी एग्जांपल दी है। इसी एग्जांपल को जब आप बड़े कैनवस पे लेके जाएंगे तो यू विल हैव ऑल टुगेदर डिफरेंट सिनारियो, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। और उस चीज को अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें सपोज करें जी 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो कस्टमर है वो आपको 1 करोड़ क्या दे देगा कि बोलेगा कि यार ये प्रोजेक्ट मुझे बना कर दे दो। इवन आप जब प्लम्बर से भी काम करवाते हैं तो आप ऐसा नहीं होता कि अगर उसने कहा कि जी मैं 1000 रुपये लूंगा तो आप पहले ही उसको 1000 रुपये दे देते हैं। आप ये देखते हैं कि जी ये पहले काम कंप्लीट कर ले और फिर मैं उसको चेक करूंगा कि इसने जो काम किया है जैसा उसने कहा था वैसा है या नहीं है, उसके बाद आप उसको पे करते हैं। तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि जो पैसा आप लगा रहे हैं उसकी वर्थ को चेक करते हैं व्हेन द जॉब इज फिनिश्ड, लेकिन आप उसको लमसम इसीलिए पे करते हैं कि वो एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक एक्टिविटी करने आता है, वो काम करके चला जाता है, आप उसको पे कर देते हैं, वो अपने घर आप अपने घर। उसके बाद वो जैसे ही गया सपोज करें और उसके बाद कोई मसला आया तो फिर अगर आप उसे कॉल करते हैं तो अगर तो वो सही बंदा होगा तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, वापस आके चेक करेगा कि जो काम किया था उसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। लेकिन अगर वो 2 नंबर होगा तो वो बोलेगा कि जी मेरा काम था, मैंने आपको चेक भी करवा दिया। जैसे अगर आप कोई मार्केट में कोई जैसे कंप्यूटर ही लेने गए तो आप नॉर्मली देखेंगे कि जो रिफर्बिश होता है या जिस तरह के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपको ऐसा नहीं होता कि वो उसमें वारंटी नहीं देते हैं। जो बिल्कुल सील्ड कंपनी पैक प्रोडक्ट होती है तो उसमें आपको वो वारंटी भी साथ में देता है कि जी 1 साल की या 5 साल की वारंटी आपको देते हैं। तो वारंटी आप कब देते हैं? व्हेन यू आर 100% certain that what's a product I'm giving is going to perform the way it has been manufactured. लेकिन जो ये रिफर्बिश करके देते हैं कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, तो उनको खुद भी सर्टन नहीं होता है कि पता नहीं ये इसकी रैम सही चलेगी नहीं चलेगी, तो आपको वारंटी नहीं देते। वो मतलब अगर बहुत ज़्यादा आप अगर इसरार करेंगे तो वो कहेगा कि ठीक है मैं आपको 15 दिन की या 1 हफ्ते की वारंटी देता हूँ। तो वो बेसिकली क्या होता है, इसका रीज़न ये है कि उसे खुद भी श्योर नहीं होता है क्योंकि उसने तो नहीं बनाई है वो चीज़। तो जब वो खुद श्योर नहीं है तो आपको किस बात की श्योरिटी देगा। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ मैं बना कर दूंगा वो एग्जैक्टली उसी तरह काम करेगी जिस तरह मैंने इसको बनाया है। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपसे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनवाएगा। तो इस पूरे एनालिसिस को अर्न वैल्यू मैनेजमेंट का नाम दिया गया है। मैं इसको मजीद आगे लेके इसलिए नहीं चलूंगा कि नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू अपीयर फॉर योर क्विज। इसको हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे ऑन फ्राइडे और लेट्स सी कि हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। या हो सकता है कि शायद अभी मैं थोड़ा सा इसको वर्कआउट करता हूँ तो हो सकता है कि मैं इसको अर्न वैल्यू मैनेजमेंट को डिले कर दूँ और उससे अगली वाली मंडे वाली क्लास पे, और नेक्स्ट वीक हम इस कमिंग फ्राइडे को प्रोबेबली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्विज ना लूँ क्योंकि मैं जो सर्टन नहीं मैं खुद बता दूंगा आपको। तो वो हम प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट को ज़रा थॉरली पढ़ने की कोशिश करेंगे बिकॉज नाउ यू हैव वेरी बहुत ज़्यादा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी हुआ है तो फिर भी इतना ज़रूर हो गया कि नाउ वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट जो है वो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो हमने बुक की जो स्लाइड जब मैंने 4 चैप्टर की करवाई थी
उसके साथ उसका चूंकि लिंक बनता है, इसलिए मैं उसको उसके साथ लिंक करके और फिर मैं आपको समझाऊंगा. सो गुड लक विद योर अपकमिंग क्विज. और अगर अभी कोई सवाल है तो 1 आध मिनट में पूछ लें. Otherwise, I'm going to close this session, and we will meet on Friday. And this is it from my side for today. Thank you very much for your time, and hope to see you back on Friday. And with procurement management. तो procurement management हम लेके चलेंगे. Cost management को फिर मैं Monday को continue करूँगा. एक्चुअली शेड्यूल मैनेजमेंट में हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, बट डजंट मैटर. अच्छी चीज़ ये है कि आपको कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर हो गए, और वही मोर इम्पोर्टेंट है देन जस्ट मूविंग फॉरवर्ड विद नो टेंजिबल रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ द डे. सो थैंक यू वेरी मच, एंड खुदा हाफिज़.